हेलो व्यूवर्स, ये वीडियो कुछ करंट के क्वेश्चंस जो पीजीटी इकोनॉमिक्स या जीआईसी इकोनॉमिक्स या फिर आपका नेट जीआरएफ में भी पूछ लिए जाते हैं, वो कुछ करंट के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे जो आपके डेटा हैं वो हैं, उनके बारे में है। लेकिन इससे पहले एक बच्चा 2-3 बार, कोई स्टूडेंट है जो 2-3 बार ये कमेंट कर चुका है कि निम्न वस्तु और गिफिन वस्तुओं के बीच में फ़र्क बता दें। तो पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो निम्न वस्तु है उसमें जो है मांग का नियम क्रियाशील होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो निम्न वस्तुएं हैं यानी निकृष्ट वस्तुएं हैं, उनमें आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कमज़ोर होता है। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कमज़ोर होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं में जो आय प्रभाव है वो प्रतिस्थापन प्रभाव से शक्तिशाली होता है। इसीलिए गिफिन वस्तुओं के संबंध में आपका जो है मांग का नियम लागू नहीं होता। एक और तीसरी बात इसमें फ़र्क होती है कि जो उपभोक्ता आय का एक छोटा सा भाग निकृष्ट या निम्न वस्तुओं पर खर्च करता है, जबकि जो गिफिन वस्तुएं हैं उस पर उपभोक्ता आय का एक बड़ा भाग खर्च करता है। ठीक है। इसके बाद आज का ये वीडियो, जिसमें थोड़ा सा प्रयास किया गया है कि आपके करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके कल के एग्ज़ाम में ठीक हो जाएं। परसों 18 को है पीजीटी का। तो देखिए, पहला हमने यहाँ बताया है कि 2000 बजट 2021-22 में जो आंकड़े दे रखे हैं वो याद कर लें आप। सबसे पहला आता है कि राजकोषीय घाटा कितना रहा, किसी भी प्रेजेंट ईयर के लिए पूछा जाता है। इस बार जो लेटेस्ट बजट है वो 21-22 का है, तो इससे संबंधित ये आंकड़े हैं। तो ये जितने आंकड़े हैं बजट से संबंधित, ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निकाले गए हैं, बताए जाते हैं। ठीक है। तो राजकोषीय घाटा है आपका 6.8%, राजस्व घाटा आपका रहा है इस साल 5.1%, प्राथमिक घाटा 3.1%, सकल कर राजस्व 9.9%, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1%, कर भिन्न राजस्व जो है आपका वो 1.1%, केंद्रीय सरकार के जो ऋण हैं वो 2.9% जीडीपी के हैं ये सारे। इसके अलावा बजट के आकार से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो इस बार का जो बजट का आकार है वो है 34,83,236। ऐसे आप याद करें तो आपको याद करने में आसानी होगी। 34,83,236 करोड़ रुपए। इसके बाद मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ इंडिकेटर पूछ लिए जाते हैं। देखिए, 16 अगस्त का ये अपडेट है। तो CRR इस समय है 4%, SLR जो है आपका 18% है, आपकी रेपो रेट भी 4% है, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। इसके अलावा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो 4.25% है, और जो आपका बैंक रेट है वो भी 4.25% है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें करंट से यही सवाल आ सकते हैं, या इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। वैसे तो पीजीटी थोड़ा स्तर उसका हाई रहता है, लेकिन फिर भी जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, वो उनका नाम शक्तिकांत दास है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद एक और जो चीज़ आजकल ट्रेंड में है कि वो है SDG इंडेक्स। देखिए, SDG जो इंडेक्स है, एक तो वो वैश्विक स्तर पर निकाला जाता है, ठीक है, और एक भारतीय स्तर पर। तो जो SDG इंडेक्स इंडिया है वो आपका यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से भारत का नीति आयोग घोषित करता है, और साथ ही साथ जो आपका ये SDG इंडेक्स इंटरनेशनल वाला है, इसको आपका जो इसे पब्लिश करते हैं उसमें 2 संस्थाएं हैं। पहली है SDSN और दूसरी है बार्टलेसमैन स्टिफ्टिंग। ये 2 संस्थाएं इसे प्रकाशित करने में, इसे मतलब जो इसके आंकड़े लेकर आती हैं वो ये हैं, बाकी UN ही इसे प्रकाशित करता है। तो देखिए, जो 2021 का SDG इंडेक्स है उसमें भारत का 120वां स्थान है, लेकिन 2020 में भारत का 117वां स्थान था। 2021 में कोविड-19 के कारण भारत 3 स्थान नीचे सरक गया है, और इस साल जो है जो भारत का स्कोर है वो 60.1% है। ठीक है। और फिनलैंड ने इस साल जो है आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है, स्वीडन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और डेनमार्क ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये आंकड़े थोड़े इस साल उलट पुलट गए हैं, क्योंकि 2020 में जब भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ था तो उस समय स्वीडन प्रथम था।
ठीक है। डेनमार्क द्वितीय था और फिनलैंड तृतीय था, लेकिन इस साल आपका जो फिनलैंड है वो नंबर 1 पर पहुंच गया है, ठीक है। क्योंकि अगर 2 ही बार पूछी जा सकती हैं इसमें से, या तो 2021 में भारत का स्थान तो 120वां, और 2020 में अगर भारत का स्थान पूछे तो वो है आपका 117वां, ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इसमें जो होते हैं 17 गोल्स हैं और 169 आपके एम्स हैं, ठीक है। सतत विकास के ये उद्देश्य हैं, धारणीय विकास के ये उद्देश्य हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये याद रखें आप। यही एक संकल्प था जिसके आधार पर 193 देशों ने सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में स्वीकार किया, और ये एजेंडा 1 जनवरी सन 2016 से लागू किया गया, ठीक है। एजेंडा क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। 2030 के लिए वैश्विक एजेंडे का जो मूल मंत्र है इसका है वो सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, ठीक है। इसका जो संकल्प लिया गया है विभिन्न देशों द्वारा वो ये है कि कोई पीछे ना छूटे, ठीक है, कोई पीछे ना छूटे। जो उद्देश्य है इसका वो ये है कि सबके लिए समानता, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व, रहने योग्य विश्व का निर्माण किया जाए, और जो विकास के तीनों पहलुओं अर्थात सामाजिक, समावेशी और आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना इस एजेंडे का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप भारत सरकार ने भी कई सारे कार्यक्रम क्रियान्वित किए हैं, ठीक है। उनमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल आवास योजना, ग्रामीण और शहरी जो आपके कहना चाहिए सड़कों के कार्यक्रम है वो सारे, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया भी इसी में शामिल हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग द आवर वर्ल्ड के जो संकल्प है वो है कोई पीछे न छूटे, और सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस की महासभा में एक बैठक हुई थी, और इन गोल्स को जो स्वीकार किया सदस्य देशों ने उस समय, तो वो 1 जनवरी 2016 से अपने अपने जगह लागू किए गए। सतत विकास उद्देश्य यानी एसडीजी जो हैं वो 17 है उनकी, और जो इसके एम्स हैं, उद्देश्य हैं वो 169 हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो गोल हैं 17, उसमें पहला है नो पॉवर्टी यानी गरीबी मिटाओ, दूसरा है भूखमरी को हटाना, ज़ीरो हंगर, तीसरा एसडीजी गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। ये सारे इसी तरह के पर्यावरण से संबंधित और समानता से संबंधित इसमें गोल हैं। और इसके बाद जो इसमें एक गोल जो एसडीजी 9 है वो थोड़ा अलग है, वो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस भी है, पार्टनरशिप्स फॉर ऑल गोल्स, ये भी इसका एक है। देखिए इसमें आपके क्लाइमेट एक्शंस भी आ जाते हैं, लाइफ बिलो वाटर भी आ जाती है। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं 17, उन सभी लक्ष्यों के एक एक को लेकर आप देखेंगे तो यूएन द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है, जैसे भुखमरी सूचकांक भी जारी करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्लाइमेट एक्शन जो इंडेक्स है वो भी यूएन जारी करता है, तो ये इन सारे इंडेक्स को भी आप एक नज़र पढ़ लें, ठीक है। और इसके अलावा जिस तर्ज पर आपका एसडीजी इंटरनेशनल यानी ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड वाला फंडा लागू होता है, उसी तर्ज पर भारत में भी इंडेक्स जो है नीति आयोग द्वारा लागू किया जाता है या घोषित किया जाता है। ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स कहलाता है, और 2020-21 में भी भारत में एसडीजी जो है इंडिया इंडेक्स घोषित कर दिया गया है, और ये नीति आयोग द्वारा घोषित किया जाता है, यूएन के सहयोग से घोषित किया जाता है। और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है MOSPI, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इन इम्प्लीमेंटेशन
MOSPI भी इसमें सहयोग देता है, ठीक है। और ये जो है ग्रोथ रेट है सभी राज्यों की जो सतत धारणीय विकास के संबंध में उन्होंने कितना किसे प्राप्त किया, उन सबके स्कोर दिए जाते हैं, उसके आधार पर इसमें स्थान प्राप्त होता है। तो SDG इंडिया इंडेक्स 2021 जो है वो इस संबंध में तीसरा संस्करण है। यहाँ केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है क्योंकि उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पर हिमाचल और तमिलनाडु संयुक्त रूप से रहे हैं क्योंकि उन्होंने 74 स्कोर किया है, ठीक है। इसमें बिहार सबसे नीचे है। ये है 20-21 की बात। अगर 19-20 की बात आ जाए तो वो भी आप याद रखें, 19-20 में भी आपका जो है केरल प्रथम स्थान पर था लेकिन उसने 17 पॉइंट ही स्कोर किए थे। हिमाचल सेकंड ही स्थान पर था लेकिन उसने 69 स्कोर किया था। इस बार हिमाचल और तमिलनाडु दोनों 74 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 111 है। ये भी बार बार पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था एक वीडियो जो बहुत छोटा होगा लेकिन टू द पॉइंट इसमें बोला गया है। इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर सुने, हो सकता है इस वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन आपको अपने आगामी PGT के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं।